जी लेसन 1 के दूसरा दिन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा स्त्री के असर। स्त्री के असर। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा वर्तिकाग्र। याद है स्त्री के असर के बारे में आप पढ़े थे ना। स्त्री के असर जो होता है स्त्री में पाया जाता है। अब स्त्री के असर के बाद एक आप बात जो करेंगे उसका नाम होगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र होता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। वर्तिकाग्र के बाद एक वर्तिका होता है, सब लोग जानते होंगे वर्तिका। तीसरा है, चौथा आपका अंडाशय होता है। चौथा आपका अंडाशय होता है। पांचवा आपका बीजांड होता है। बीजांड बीजांड होता है। पांचवा आपका गुरु बीजाणुधानी होता है। गुरु बीजाणुधानी। छठवां जो आपका होता है उसका नाम होता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। सातवां जो आप टॉपिक पढ़ेंगे आज उसका नाम होगा स्त्री युग्मद भेद। स्त्री युग्मद भेद। स्त्री युग्मद भेद, इसके बारे में आप पढ़ेंगे आप। उसके बाद से 8 नंबर जो पढ़ेंगे परागण। 9 नंबर जो आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा परागण के प्रकार। परागण के प्रकार। 10 नंबर जो पढ़ेंगे आप स्वयुग्मन यानी स्वपरागण। स्वपरागण। उसके बाद से आप पढ़ेंगे पर परागण। पर परागण। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पर परागण के बाद पर परागण के प्रकार भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद से होता है आपके सजात पुष्पी परागण, ये भी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद से तनी हम देखेंगे तनी आप पर परागण के लाभ, वही पर निषेचन के लाभ का होते हैं। उसके बाद से देखेंगे हम लोग स्वपरागण के हानि। स्वपरागण के हानि। उसके बाद से स्वपरागण के रोकने के उपाय। स्वपरागण के रोकने के उपाय जिसमें आप कुछ बातों को पढ़ेंगे। कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम आज संकरीकरण। चलिए इसको हटा दो, पहले एक चीज और पढ़ लेना। स्वपरागण और पर परागण में अंतर। कल ये पाठ समाप्त हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें देखो जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं, क्या आप सब टॉपिक को आपको मालूम है? इसके बारे में कोई पूछेगा आपसे तो क्या बता सकते हैं? आज की यही टॉपिक है जिसका आप शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। पहले तो स्त्री के असर देख लो। आप जानते होंगे कि कोई भी स्त्री होती है उसके अंदर जो होता है, जो पाया जाता है उसका नाम होता है, याद करो, जयांग। जब जयांग का एक जो भाग होता है उसको स्त्री के असर कहते हैं। जब बहुत अधिक स्त्री के असर मिलते हैं तो जयांग का निर्माण होता है। जब बहुत अधिक स्त्री के असर मिलते हैं तो जयांग का निर्माण होता है, याद रखें। एक पुमंग होता है तो पुमंग का मतलब पुरुष, तो पुमंग तो पुरुष में पाया जाता है। एक जयांग होता है, जयांग का मतलब क्या होता है? जनाना। स्त्री के असर में जनाना का मतलब होता है ये स्त्री के अंदर पाया जाता है। कौन? स्त्री के असर। स्त्री का असर याद रखना कि स्त्री के अंदर पाया जाता है। स्त्री का असर स्त्री के अंदर पाया जाता है। अब देखो स्त्री का असर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। स्त्री का असर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए। स्त्री के असर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको स्त्री के असर के कितने भाग होते हैं? 3। सब लोग जाके बीच वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? वर्तिका। ये नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं अंडाशय। हालांकि इसी के बाहर इस तरीके से एक संरचना होती है जिसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। एकदम खूब अच्छा नंबर 100 में 100 नंबर आना चाहिए बायोलॉजी में। इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। एकदम आएगा।
पोजीशन लेने, वर्तिकाग्र। तो अब इसमें जो आपने स्त्रीकैसर देखा, स्त्रीकैसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आपने एक देखा, एक अंडाशय होता है, एक वर्तिका होता है, एक वर्तिकाग्र होता है। जो वर्तिका होता है वह पतले डंठल के आकार का होता है। जो वर्तिका होता है वह पतले डंठल के आकार का होता है। और नीचे अंडाशय होता है जो फूला हुआ हिस्सा होता है। माने स्त्रीकैसर के जो फूला हुआ हिस्सा होता है, जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। स्त्रीकैसर के जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, देख रहे हैं इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखो होता ही है ना, स्त्री के अंदर उपस्थित है ये। जो आपको याद होगा कि जो वर्तिकाग्र होता है वो एक मंच की तरह कार्य करता है, मंच की तरह। मंच का मतलब ये होता है कि वर्तिकाग्र होता है और ये वर्तिकाग्र होता है एक मंच के रूप में कार्य करता है। और इसी वर्तिकाग्र पर जो पराग कण होते हैं आकर के चिपकते हैं या गिरते हैं। इसी वर्तिकाग्र पर, जो वर्तिकाग्र एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है, इसी वर्तिकाग्र पर जो पराग के कण आते हैं तो इसके ऊपर गिरते हैं। किसके ऊपर गिरते हैं? वर्तिकाग्र के ऊपर गिरते हैं। वर्तिकाग्र पर जो पराग के कण होते हैं आकर के गिरते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर। जब गिरते हैं तो गिरने के बाद क्या होता है कि अगर मान लो वर्तिका है, अगर उसी जात का है, जैसे परागकण जो आया उसी जात का है, तो वर्तिका की नली खुल जाती है, जिसको पराग नली कहते हैं। फिर अंदर वो अंडाशय में क्या होता है? चला जाता है, फिर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो मंच की तरह जो काम करता है वर्तिकाग्र होता है, ये स्त्री के सबसे ऊपर उपस्थित होता है। और ऐसा ये बना रहता है कि जो भी माने पौधे होंगे उससे जो परागकण आएंगे इस पर आकर के गिरेंगे। जब गिरते हैं इस वर्तिकाग्र पर तो इस पराग नली के द्वारा अंडाशय में आते हैं, फिर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। और फिर जो इसमें के अंदर जो अंडाशय होता है फल में बदल जाता है। इसी के अंदर एक बीजांड भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। इसके अंदर जो होता है बीजांड पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तिकाग्र क्या होता है, तो वर्तिकाग्र जो होता है स्त्रीकैसर के सबसे ऊपर पाया जाता है। ये एक मंच के रूप में कार्य करता है और इसी पर जो भी माने आपके परागकण होते हैं इसी पर आकर के गिरते हैं। वर्तिका क्या होती है? एक पतली नली की तरह होती है, एक पतली नली की तरह होती है जो परागकण को अंदर आने की अनुमति देती है। अगर अलग जात का है, अलग जात का अगर परागकण है तो पराग जो वर्तिकाग्र की नली होती है, जो पराग नली होती है बंद हो जाती है, फिर उस परागकण को अंदर नहीं आने देती। बात समझे? अब अंडाशय की बात करेगा तो अंडाशय आप जानते हो कि जब भी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, संपन्न का मतलब होता है कि जब परागकण वर्तिकाग्र से अंडाशय में पहुंचता है तो तब परागकण की क्रिया संपन्न होती है। जब भी परागकण की क्रिया संपन्न होती है तो जो अंडाशय होता है फल में बदल जाता है। जब परागकण की क्रिया संपन्न होती है तो अंडाशय आपका फल में बदल जाता है, तो उसको वास्तविक फल कहते हैं। जब अंडाशय, देखो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्तविक फल किसे कहते हैं, तो जब परागण की क्रिया संपन्न होती है यानी जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है या जब निषेचन की क्रिया हो जाती है। निषेचन कब होता है? जब परागकण अंडाशय में पहुंच जाएगा। जब परागकण केवल वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो वो उसको परागण कहते हैं। और जब परागकण कहाँ पहुंच जाता है? अंडाशय में पहुंच जाता है, तो निषेचन होता है। तो जब भी निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है ना तो अंडाशय फल में बदल जाता है। जब अंडाशय फल में बदलता है तो उसको वास्तविक फल कहते हैं। और जब अंडाशय फल में नहीं बदलता है, मान लो पुष्पासन है जो अंडाशय से लगा हुआ देख रहे हैं, जब पुष्पासन आपका फल में बदलता है तो इसको हम लोग आभासी फल कहते हैं। जैसे सेव हुआ, सेव, नाशपाती हुई, ये अनार वगैरह जो होते हैं सब ये आभासी फल होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, इनका निर्माण पुष्पासन से अधिकतर होता है। ये सब बातें आप स्त्रीकैसर जान के वर्तिकाग्र देख रहे हैं, वर्तिका भी आप देख रहे हैं नली के रूप में होता है, अंडाशय भी देख लीजिए ये फूला हुआ हिस्सा होता है और निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में ही बदलता है आपका। ठीक है, अब आपकी बात आती है जिसका नाम होता है बीजांड। तो बीजांड आप जानते होंगे कि ये अंडाशय के अंदर पाया जाता है। जो बीजांड होता है वो कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। और जब भी माने निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो जो बीजांड होता है वो बीज में क्या होता है? बदल जाता है। याद रखना, जो बीजांड होता है अंडाशय के अंदर पाया जाता है। जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो जो बीजांड होता है वह किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। ठीक है, बीज में बदल जाता है। अब देखो आपके पास एक चीज आ रहा है जिसका नाम है गुरु बीजाणुधानी। किसका नाम है? गुरु बीजाणुधानी। कल आप लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़े थे और आपने कहा था कि जो गुरु बीजाणुधानी जानते हो कहाँ पाया जाता है? ये बीजांड के अंदर पाया जाता है, बीजांड के अंदर पाया जाता है गुरु बीजाणुधानी। और जो गुरु बीजाणुधानी होता है ये स्त्रीकैसर का एक हिस्सा होता है, ये स्त्री में पाया जाता है। जैसे आपने कल कहा था कि पराग कोश में लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, वही आपका जो होता है ये पाया जाता है। कौन? गुरु बीजाणुधानी। किस में पाया जाता है गुरु बीजाणुधानी? हाँ, तो मादा में पाया जाता है, ध्यान रखना। और आपने गुरु बीजाणुधानी का चित्र भी देखा होगा, बनाया भी होगा, इस तरीके से चित्र इसका होता है।
हम बनाए थे कभी। ये देखना सभी आवृतबीजी पौधों में अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होता है और फिर इसी बीजांड के अंदर जो होता है गुरु बीजाणुधानी पाया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से लगभग इसकी संरचना होती है, लगभग सब लोग बनाए भी होंगे। इस तरीके से लगभग इनकी संरचना होती है। ठीक है, सबको जानकारी भी होना चाहिए गुरु बीजाणुधानी की संरचना में। लगभग इस तरीके से इसकी संरचना होती है, इस तरीके से। ठीक है, और आप जानते होंगे कि इसको हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश कहते हैं जो अंदर के हिस्सा होता है। जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको हाइलम कहते हैं। हाइलम याद रखना, हाइलम कहते हैं। और ये वाला थोड़ा सा खुला हुआ जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं, सबको याद होना चाहिए, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और फिर जो यहाँ पर जो करीब आप सिरा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड, बीजांड द्वारी सिरा। वहाँ जहाँ से बीजांड खुल रहा है, बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं इसको। सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसको बाह्य आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण कहते हैं सबसे जो बाहरी वाला हिस्सा होता है। ठीक है, और ये जो खाली जितना बाहर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड काय। एक झलक जरूर देख लेंगे आप कि गुरु बीजाणुधानी की जब इस संरचना पूछेगा तो गुरु बीजाणुधानी की संरचना इसी टाइप की होती है। और ये स्त्री केसर में पाया जाता है। स्त्री केसर में जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, उसी बीजांड के अंदर आपका भ्रूणकोश पाया जाता है। उसी बीजांड के अंदर आपका जो होता है गुरु बीजाणुधानी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? जिन आपका लघु बीजाणुधानी जनन पढ़े थे तो आपने कहा था कि जब एकमात्र लघु बीजाणुधानी से 4 नए संतति लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, लघु बीजाणुधानी जनन कहते हैं। अब इसमें भी वही बात होगी, गुरु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? समान लो यहाँ पर है गुरु बीजाणु जनन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताइए, तो सिंपली बात होता है बाबू, जब भी आपसे पूछा जाएगा गुरु बीजाणु जनन के बारे में तो आप कहेंगे कि जब एकमात्र माना होता है माता, एकमात्र गुरु बीजाणुधानी से 4 नए संतति गुरु बीजाणुधानी का निर्माण होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। बताए भी थे तुम लोग को। मान लो कि यहाँ पर एक गुरु बीजाणुधानी है। ठीक है, पहली बार सूत्री विभाजन होगा तो 2 बनेंगे, फिर दूसरा बार सूत्री विभाजन होगा तो 2 और 2 और, तो अंतिम में डबल आपका सूत्री विभाजन होता है। ये सब आप 11 में पढ़े थे। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हो जाएगा और ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड आ जाएगा। देखो जो बच्चे अब भी जो 11 में नहीं पढ़े हैं इस बार भी, उनका 12 वाला यही हाल हो गया। हालांकि कोई की मेहनत आदमी किया तो उतना टेकअप कर लिया कि हाँ ये सब होता है आपके। तो ये जो आपके पास देख रहे हैं ये मात्र माना होता है माता गुरु बीजाणुधानी है। इसको हम लोग कहते हैं मात्र गुरु बीजाणुधानी, यानी मात्र गुरु बीजाणुधानी है। ठीक है, इसमें डबल आपका तो सूत्री विभाजन हुआ। पहले तो सूत्री विभाजन हुआ तो 2 बने, कि ये बना एक, फिर इसमें भी सूत्री विभाजन सेकेंड हुआ तो इससे 2 बनते हैं, फिर इससे 2 ये संतति बने। तो जब एकमात्र गुरु बीजाणुधानी से 4 नए संतति गुरु बीजाणुधानी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब आओ देखो ध्यान से, एक और टॉपिक आपका है बिठा रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए होंगे, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो चलिए अब हमारे पास आ रहा है ना स्त्री युग्मत भेद। स्त्री युग्मत भेद 7वां नंबर है। स्त्री युग्मतो भेद। देखिए इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो मैंने आपको चित्र बना करके समझाया था। चित्र आप देख लीजिए, यहाँ पर सब लोग इस तरीके से आपने चित्र को बनाया था। यहाँ पर 3 कोशिकाएं थी, याद करिए। यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं थी, याद करिए। यही है युग्मत भेद की संरचना। स्त्री युग्मत भेद की देख लेना ध्यान से, सब लोग सीखो। यहाँ पर 2 कोशिकाएं देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं याद करो सब लोग, प्रतिमुख कोशिकाएं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक कोशिकाएं या ध्रुवीय केंद्रक कोशिका
इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रकीय कोशिका। ठीक है, इसमें दो आपके दिखाई दे रहा है, दो, ये वाला जो दोनों हिस्सा देख रहे हो ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका। जो बड़ा वाला हिस्सा आता है उसको हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। देखो जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, जब भी आपसे पूछा जाएगा स्त्री युग्मद्भिद के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि स्त्री जो युग्मद्भिद, पहले तो इसमें प्रक्रियाएं चलती है। ठीक है ना, प्रक्रिया ये होती है कि एक आपके पास क्या होता है, देख लो स्त्री के सड़ माने भ्रूकोश होता है, और इसमें दो कोशिकाएं पाई जाती है। देखो ध्यान से, दो माने इसमें कोशिकाएं होती है, या तो सूत्री विभाजन करती है तो दो से कितनी हो जाती है, चार, इस तरीके से चार हो जाती है। ठीक है, फिर इसमें बाद सूत्री विभाजन होता है तो चार से कितनी हो जाती है, आठ। अब आठ इस प्रकार से होती है कि तीन गो ऊपर चली जाती है, और तीन गो कहाँ आती है, नीचे, और दो गो कहाँ होती है, बीच में। वह चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो ऊपर वाले जो तीन कोशिकाएं होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। और बीच वाला के केंद्रकीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। और नीचे वाला को जो होता है, दो जो आपका होता है उसको सहायक कोशिका कहते हैं, और जो बीच वाला होता है बड़ा वाला उसको अंड कोशिका कहते हैं। तो जब भी आपके स्त्री चित्र पूछेगा तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बता सकते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, याद है, 8 कोशिकीय और 7 केंद्रकीय। शायद आपसे प्रश्न पूछा जाता है, 8 कोशिकीय माने, हाँ 8 केंद्रकीय माने 8 केंद्रक होता है। ठीक बा, 7 कोशिकीय। शायद ही आपके जब पेपर दे रहे थे ना, हाँ 6वां पेपर में आया था। ठीक है, कि 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय वाला जो चित्र होता है उसको बताइए। तो यही आपको बताया जाता है कि इसमें 8 केंद्रकीय है और 7 का है कोशिकीय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री युग्मद्भिद कहते हैं। याद रखना सब लोग याद भी हो गया होगा। चलिए बाबू, सब लोग बता देंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए स्त्री युग्मद्भिद के बारे में। ठीक है, देख रहे हैं, चित्र भी देख रहे हैं। प्रतिमुख कोशिका सबसे ऊपर पाई जाती है, 3 होती है। बीच वाला को केंद्रकीय या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। 2 आपके सहायक कोशिका होती है, और बीच में आपकी क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तनी आप लोग पढ़िए घर पर इसको, ठीक है ना, खूब बढ़िया से टाइम निकल, टाइम तो बहुत आपके पास है, लेकिन स्कूलवा चलता है तो स्कूलवा में आप पढ़ते हैं, घर में रहता है देखो बार किताबा नहीं उलाटते हैं, वहीं टाइम पूरा बीत जाता है। जो नहीं पढ़ती है उनके साथ आप लोग रहते हैं हमेशा, उनके तरह भी व्यवहार करते हैं, तो क्या बात होता है आपका। हाँ चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब सीधे आइए कहाँ पर, तो सीधे आते हैं आप शायद परागण के पास हम लोग चलते हैं। पॉलिनेशन कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, परागण। हाँ तो देखिए भाई, कोई पौधा है मान लो, और पौधा के अंदर जब तक परागण की क्रिया नहीं होगी तब तक निषेचन भी नहीं होगा। और भाई परागण जाएगा तभी तो, मान लो हम पुरुष है, कोई स्त्री है, जब तक हमारा शुक्राणु उसके अंदर नहीं जाएगा तो उसको रहने से क्या फायदा साला। तो जाना तो पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा उसको, इसलिए परागण को देना पड़ जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे परागण क्या होता है, तो देख लो 2 चीज़ें तो जरूर होती है। हो सकता है कि एक ही में हो सकता है कि अलग है। एक पराग कोश की बात होगी, पराग कोश की बात होगी, और एक वर्तिकाग्र की बात होगी। तो मादा में पाया जाता है स्त्री में, और ये क्या होता है, नर में पाया जाता है। तो सिंपली बात होगी, सुन लो कि जब पराग कोश से परागकण, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, पढ़ते हैं कि जब पराग कोश से परागकण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जब पराग कोश जो कि पुरुष के अंदर है, जब पराग कोश से परागकण निकल, कल आप परागकण के बारे में पढ़े थे, कैसी संरचना होती है, आप निकल का आता है। इसके 2 माने आवरण होते हैं, बाह्य छोल जो होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है, और अंतर छोल जो होता है पैक्टिना सेलुलोज से बना होता है। हाँ तो जब पराग कोश से परागकण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण सबको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा सुनो, परागण के आपके 3 प्रकार में, ये तो स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ज़्यादा सोचो, स्वपरागण के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे कि एक ही कोई पुष्प है, एक ही कोई क्या है, पुष्प है। एकदम ध्यान से समझो। देखो मैं बना रहा हूँ चित्र, ये मान लो वर्तिकाग्र है, ये मान लो वर्तिकाग्र है, ये आपका क्या है, ये आपका पराग कोश है, पराग कोश है। एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर, ठीक है ना, जो परागकण होते हैं
जब उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, देखो वर्तिकाग्र पर गिर गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वपरागण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो स्वपरागण की क्रिया होती है, देखो इसमें अंतर अगर आएगा आगे, पर परागण स्वपरागण में भी बता देते हैं। स्वपरागण एक ही पुष्प के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और स्वपरागण जो होता है द्विलिंगी पुष्पों में होता है, लेकिन इनमें नुकसान भी होता है। स्वपरागण से जो पुष्प बनते हैं वह बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। जनक अगर छोटे हैं, माने पुष्प अगर बहुत छोटा है, तो इसमें स्वपरागण होगा तो उसका पुष्प भी बहुत छोटा होता है। अच्छा कभी देखना नो, एक ही पौधा है, एक ही पुष्प, मान पुष्प कोई पौधा, गेंदा का पौधा ले लो, मान लो गेंदा जो फूल होता है आपके, तो उसमें कोई छोट होता जाता है और कोई बड़ा हो जाता है, खूब बड़ा हो जाता है, छोटे पे सूख जाता है। तो छोटा का मतलब ये हुआ ना कि उसमें स्वपरागण हुआ, माने जैसा क्वालिटी था वैसे ही हुआ। और जो बड़का हुआ इसका मतलब बाहर से कोई परागण है, माने गेंदा के ये भी है, गेंदा का कोई वो भी होगा, उसके पराग से परागण आकर उस पर गिरा तो बड़ा हो जाता है। तब बड़ा को तुरना पसंद करते हैं, छोटा कोई चुनना पसंद नहीं करता। देखना पुष्प को आदमी चलाता है तो पर परागण स्वपरागण में यह हानि, हाँ अगर बड़ा हो ना बड़ा है तो बड़ा ही होगा, छोटा भी नहीं हो सकता है, तो ये भी हानि है इसका कि बड़ा है। तो हालांकि बड़ा तो हर एक आदमी चाहता है, छोटा तो कोई नहीं चाहता। तो ये स्वपरागण की कुछ बातें हुई। तो स्वपरागण में द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए, उससे परागकण और परागकोश एक ही में रहेगा, तभी ना वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकण गिर जाएंगे, स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। लेकिन नुकसान ये होता है कि इसमें जो पौधे बनेंगे, जो पुष्प बनेंगे, जो फल बनेंगे, छोटे आकार के होंगे। जैसा जनक था वैसे ही आकार का होता है। पौधों में कोई माने अंतर नहीं आता, डिफरेंट नहीं आता, बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। जैसे पहले जो पुष्प था उसी तरह के होंगे, बड़ा पुष्प नहीं हो सकता। फीका कलर का तो फीका कलर का होगा, कि स्वपरागण की बात होती है। हाँ तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्या चीज, पर परागण के पास। पर परागण के पास किसके पास? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, पर परागण। कभी आप पढ़े भी थे इसके बारे में कुछ दिन पहले। तो पर परागण की जब बात करेगा ना, तो मान लो कि ये पुष्प है, इसमें केवल पराग मान लो पुष्प उपस्थित है। एक ये पुष्प है, इसमें एक लिंगी है ना, मान लो खाली इसमें नर का गुण है, परागकोश है इसमें, इसके अंदर केवल वर्तिकाग्र है, यानी स्त्री की क्वालिटी इसके अंदर है, ठीक है। इससे परागकण निकल करके जब इस पर आ जाता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पर परागण। माने अलग अलग पुष्प होंगे, हो सकता है कि एक ही पौधे होंगे, हो सकता है एक ही पौधे में दो पुष्प हो सकता है कि अलग अलग पौधे में दो पुष्प हो, लेकिन एक ही जात के उसमें परागकण जाना चाहिए। तो जब एक पुष्प के परागकोश से, देख लो, एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पर परागण। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण। हो सकता है, एक चीज और बता देते हैं कि पर परागण कोई जरूरी नहीं है कि जिस पुष्प से परागकण निकल करके जा रहे हैं वो पुष्प में इस तरीके से हो ही ना, हो सकता है कि है। तो पहले तो बात जाने नो कि जब किसी परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। माने पर का मतलब होता है दूसरे तरीके से। अच्छा हो गया, मान लो कि परागकोश तो है इसके अंदर, मान लो यहाँ पर वर्तिकाग्र है, क्या है आपके पास? वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है उसी के अंदर है, तभी पर परागण हो सकता है। तभी क्या हो सकता है? इसलिए हो सकता है कि इसमें जो होता है भीन काल पक्वत्वा हो। हाँ, भीन काल परिपक्वता, माने ये अलग टाइम पर परिपक्व हुआ, ये अलग टाइम पर परिपक्व होगा। तब मान लो कि इसका परागकण मान लीजिए कि 10 बजे परिपक्व हुआ, इसका होगा 13 बजे, 13 बजे माने 1 बजे, तो 3 घंटे वेट थोड़े करेगा ये। इसीलिए कोई अगर स्त्री आती है, कोई माने पक्षी माने आते हैं, सब लेकर के चले जाते हैं, तो दूसरे पर चला जाता है। पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब तो आप पढ़े भी होंगे, पर परागण वायु द्वारा भी होता है। जब हवा बहती है तो जो पुष्प के पराग कण होते हैं उड़ करके दूसरे स्त्री के वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। लेकिन देख लो, जो वायु द्वारा होता है ना, तो जो पुष्प होगा, सुन लो ध्यान से, जो पुष्प होगा, सुन लो ध्यान से, जो पुष्प होगा उसका जो पराग, उसका जो वर्तिकाग्र होगा उसको ऊपर होना चाहिए, वर्तिकाग्र ऊपर होना चाहिए, पराग कोश भी ऊपर होना चाहिए। तभी हवा का झोंका मारेगा तो इसको लेकर के जाकर के इस पर गिरा देगा। वायु द्वारा परागण होता है। सालविया वगैरह में वायु द्वारा परागण होता है, सालविया में। उसके बाद से आपका जल द्वारा परागण। तो जल द्वारा जो परागण, सबसे अधिक परागण जानते हैं ना, कीट द्वारा होता है, 80% मैंने बताया था, कीट द्वारा। हालांकि कीट द्वारा जो परागण होता है वो पुष्प जो होते हैं सुगंधित होते हैं। जैसे मान लो कि कोनो चीज़ सुगंधित होगा तभी उसके ऊपर कोई आकर बैठेगा।
तो कीट आकर बैठते हैं, और जब बैठते हैं तो उसके पैरों में परागकण चिपक जाते हैं, फिर दूसरे पुष्प पे जाकर के बैठते हैं तो उस पर परागण की क्रिया हो जाती है। तो कीट द्वारा परागण जो होता है 80% होता है, ये सबको याद भी होगा। और उसके बाद से जल द्वारा परागण होता है। तो जल द्वारा परागण का मतलब ये होता है ना कि जब जल में उगने वाले पौधों में होता है। अब इसमें ये होता है कि जल के ऊपर पौधे के जो पुष्प होता है तैरते रहते हैं, तो उसका परागण झड़ जाता है, फिर पानी के साथ बह करके जाता है और दूसरे पुष्प के पास जाता है, तो फिर ये प्रक्रिया ये शुरू हो जाती है। तो पर परागण देख लीजिए। अच्छा सुन लो, पर परागण की विशेषता भी है बाबू। पर परागण की विशेषता है कि इसमें जो पुष्प होती है उसका क्वालिटी बदल जाता है, जनक से अलग हो जाता है। क्योंकि अब देख रहे हैं 2 पुष्प हैं, ये अलग पुष्प है, ये अलग पुष्प है, तो इसमें जो फायदा होंगे डिफरेंट टाइप होंगे, उसके तरह हो जाएंगे, इसके तरह उसके तरह हो जाएंगे। तो पर परागण से लाभ है ना, मम्मी कुछ और, पापा कुछ और, बेटी कुछ और हो गई है, समझ रहे बात को। लेकिन गजब गाली देती है, गाली में तो माहिर है, जान जाना उस बात होती है। तो वो भी क्वालिटी मिल गया, गाली में माहिर मानी नया क्वालिटी है। हम लोग गाली नहीं देना जानते हैं, तो अलग अलग थे, तो उसको मिला तो क्वालिटी मिल गया उसको, इसी को कहते हैं पर परागण। हाँ तो अब एक आता है ना, देखो नेक्स्ट सजात पुष्पी परागण। सजाती पुष्पी परागण। अच्छा बताओ तुम लोग को, मैंने कई बार प्रश्न पूछा है। मान लो एक पौधा है, यहाँ पर एक पुष्प है, ठीक है, इसके अंदर है परागकोश। यहाँ पर एक पौधा, इसके अंदर पुष्प है, इसके अंदर है वर्तिकाग्र, इसके अंदर क्या है वर्तिकाग्र, ठीक है। मान लो इसका परागकोश से परागकण निकल करके इसके ऊपर गिरा, तो कौन सा परागण होगा बताओ? कैसे होगा स्वपरागण? तो बता दोगे तो मान जाएंगे। हाँ एकदम करेक्टली बोला है लड़का। दिस इज द वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द बायोलॉजी। एकदम सही बोला है, देखो उसको याद है। आप लोग सोच भी रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, या ऐसे बता दें केवल पर परागण, लेकिन एकदम सही बोला है। इसमें दोनों होगा, पर परागण भी होगा। ऐसा होना चाहिए पढ़ाई आपका। आज दिल जीत लिया। पर परागण इसके क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, ठीक है। और स्वपरागण जो होगा किस रूप से? अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से। स्वपरागण होगा अनुवांशिक रूप से, पर परागण क्रियात्मक रूप से, स्वपरागण अनुवांशिक रूप से। हाँ तो स्वपरागण कैसे कह रहे हैं? क्योंकि एक ही पुष्प के अंदर, एक ही पौधा के अंदर हो रहा है, बात समझ रहे? पर परागण इसलिए क्योंकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। तो देखो जो क्वालिटी इस पौधे के होगी अनुवांशिक, वह क्वालिटी इसका भी होगा, इसी पुष्प का भी होगा, इसलिए हम इसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। हाँ तो अब आपके पास है कि पर परागण से लाभ जान ही गए होंगे। पर परागण से लाभ ये होता है कि जो माने नए पुष्प बनते हैं, इनकी जो क्वालिटी होती है, इनके जो गुण होता है, इनके जो जनक होते हैं, उनके गुणों से कोई डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण से हमको लाभ होता है। स्वपरागण से हानि भी होता है। हानि होता है कि बिल्कुल जो नए पुष्प बनते हैं बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता, उसमें कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। जनक छोटे हैं तब पुष्प भी छोटा होगा, जनक जिस रंग के हैं तब पुष्प भी उसी रंग का होता है, इसलिए इसमें हानि होती है। इसमें जैव विविधता नहीं उत्पन्न हो पाती, इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाती है। अब उसके बाद से आपके पास आता है कि स्वपरागण और पर परागण में अंतर। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई कि स्व जो परागण होता है वह एक ही पुष्प में होता है। स्वपरागण क्या होता है? एक ही पुष्प में होता है। जो पर परागण होता है वो अलग अलग पुष्पों में होता है। स्वपरागण एक ही पुष्प में होता है, पर परागण जो होता है अलग अलग पुष्पों में होता है। स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अभी आपने पढ़ा। स्वपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में जो संतति बनते हैं उसमें कोई विविधता उत्पन्न नहीं होती है, जबकि पर परागण जो होता है उसमें जो विविधता उत्पन्न आ जाती है। स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण माने पुष्प को एक लिंगी होना, द्विलिंगी होना चाहिए। पर परागण पुष्प को स्वपरागण रुक भी सकता है कि एक ही पुष्प है उसमें विषम काल पक्वता है। विषम काल पक्वता का मतलब होता है कि परागकोश अलग परिपक्व हो रहा है, वर्तिकाग्र अलग परिपक्व हो रहा है। तो विषम काल पक्वता के कारण भी ऐसा आप बता सकते हैं। तो समझे कुछ बात आज बताइए। तो स्वपरागण पर परागण सब पर परागण की बात आप फिर सजात पुष्पी की भी बात कोई आपसे पूछेगा तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब हम लोग तो ये सब आज की 15 टॉपिकें थी जिसको हम लोगों ने जिक्र किया। तो आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, बना कर लेकर के आइएगा। चलिए रोज क्वेश्चन आप लिखेंगे ना तो दिमाग आपका विकास करता चलेगा।
पढ़ाई को जितना पढ़ाया जाता है उतना ही विकास करता है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा बाबू, सबसे पहला क्वेश्चन वायु द्वारा होने वाले परागण की विशेषता बताइए। वायु द्वारा होने वाले परागण की विशेषता बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन होगा, सबसे अधिक कीट द्वारा परागण क्यों होता है? दूसरा, सबसे अधिक क्यों होता है मालूम है ना? अभी मैंने बताया था आपको, सबसे अधिक कीट द्वारा परागण क्यों होता है? परागण क्यों होता है? सबसे अधिक कीट द्वारा परागण क्यों होता है? तीसरा आप लिख लीजिए, स्त्री युग्मद को भेद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 4 नंबर होगा, बीजांड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बीजांड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 5वां रहेगा, कीट द्वारा जल द्वारा होने वाले परागण की विशेषता बताइए। जल द्वारा होने वाले परागण की विशेषता बताइए। चलिए भाई, क्वेश्चन ये है, लिख लेंगे आप।